पूरा ध्यान। चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 इन चारों चैप्टर में हमने लीनियर मोशन के रिगार्डिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ये सब चीजें पढ़ी। वही सारी चीजें हम इस चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, लेकिन रिगार्डिंग रोटेशनल मोशन। मतलब जो जो चीजें हमने लीनियर मोशन के लिए स्टडी की थी वो सारी इसमें भी स्टडी करेंगे। अब रोटेशनल मोशन में एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है, वो है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी या सिंपल मीनिंग में बोलते हैं वन टाइप ऑफ आइडियल सॉलिड बॉडी। एक ऐसी बॉडी जिसके पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो चेंज नहीं होता तो ऐसी बॉडी को बोलते हैं हम सिंपल भाषा में रिजिड बॉडी। सारे सॉलिड बॉडी में ऐसा ही होता है। समझो तुम्हारे हाथ में एक स्टील का ग्लास है, या समझो स्टील का ग्लास नहीं तो कोई भी एक सॉलिड मटेरियल है, नहीं, अगर तुम उसको फेंकते हो तो सॉलिड मटेरियल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना, सबका मोशन सेम होता है। भी ग्लास ने समझो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया तो ग्लास के हर एक पार्टिकल ने भी 5 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ग्लास है वो सॉलिड बॉडी, ऐसी सॉलिड बॉडी को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं रिजिड बॉडी। जैसे तुम्हारी सीलिंग जो होती है ना, आरसीसी की बनी होती है, जो वन टाइप ऑफ रिजिड बॉडी। जैसे सीलिंग पे हम लोग फैन को हैंग कर देते हैं, पंखा लटका देते हैं। तुम्हें पता है फैन के पास खुद का मास होता है, समझो फैन का मास 10 kg है। तो फैन को जब हम सीलिंग के साथ अटैच करते हैं तो फैन को ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी नीचे की तरफ, और ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है वो होता है m इंटू जी। जहाँ m उसका 10 किलोग्राम है और g होता है 10, तो 10 इंटू 10 इट बिकम्स 100। मतलब कि ग्रेविटी 100 न्यूटन से फैन को नीचे की तरफ खींचती है। फिर भी कभी भी फैन नीचे आया है? आज हमने लटका दिया फैन, उसको मैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल रखूँ वहीं रहेगा। मतलब 100 न्यूटन का कंटिन्यूस फोर्स लग रहा है लाइफ लॉन्ग, फिर भी सीलिंग में 0.1 सेंटीमीटर का भी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो उस वक्त जो सीलिंग है इट बिहेव्स लाइक अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब नंबर ऑफ टाइम फोर्स तुम लगा दो, उसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। समझ में आए बेटा यहाँ तक बात? A body in which the relative distance between a body in which the relative distance between particles of body remains unchanged is known as rigid body. क्लियर यहाँ तक? किसी को डाउट? सर एक बार फिर से बताना। जैसे बोल रहा हूँ, हमारे आसपास ऐसी बॉडी जिस पे अगर हम बाहर से फोर्स भी लगाते हैं तो बॉडी के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं ना, उन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस चेंज होना नहीं चाहिए। ऐसी बॉडी को हम इंडिकेट करते हैं रिजिड बॉडी। तुम्हारे आसपास जितनी भी सॉलिड बॉडी है दे बिहेव लाइक रिजिड बॉडी, लेकिन अगर हम ज्यादा फोर्स देते हैं और सॉलिड बॉडी टूट जाती है तो उस वक्त वो रिजिड नहीं कहलाएगी। रिजिड का मतलब कितना भी फोर्स दो, उसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज होना नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल, तुम्हारे हाथ में पेन है, अगर तुम पेन को तोड़ना चाहो तो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। नॉर्मल फोर्स से पेन टूटेगी नहीं, मतलब नॉर्मल फोर्स के रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे पेन बिहेव लाइक अ रिजिड बॉडी, लेकिन कुछ ज्यादा फोर्स देंगे तो वो टूट जाती है, तो उस वक्त वो रिजिड बॉडी नहीं होगी।
रिजिड बॉडी का मतलब होता है जो अनचेंज्ड हो। बात समझ आई बेटा? यस क्लियर? सर। ऋचा बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई, लैग हो गई आपकी आवाज पूरी, या तो फिर मुझे मैसेज भेजो। निकाले चिट्ठीदार, मशीन में बस करो कोड, रब कोड 2 गुना पावर के साथ सर्फ एक्सेल। समृद्धि पढ़ रहे हो और टीवी देख रहे हो? ठीक है सबको, किसी को डाउट अभी भी? दूसरी बात, नो सर। इस चैप्टर में एक और चीज आती है, इट्स कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी के या सिस्टम के 3 टाइप के सेंटर्स होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब होता है जो सेंटर हम शेप को देख के फिक्स करें, जो हम शेप को देख के फिक्स करें उसे हम नाम देते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर। तुम्हारे हाथ में समझो कोई नोटबुक है, तो नोटबुक का जो शेप होता है वो रेक्टेंगल टाइप का होता है। तो मुझे बताओ रेक्टेंगल का हम सेंटर कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल है, 2 डायगोनल बनाएंगे और डायगोनल जहां भी इंटरसेक्ट करेगा, ये वाला यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, तो ये बन जाएगा तुम्हारा उसका सेंटर। ऐसे सेंटर को बोलते हैं जियोमेट्रिक सेंटर। समझ में आया बेटा यहां तक बात? अब यस सर। अपनी कोई भी एक फिंगर से, नॉर्मली पॉइंटर यूज करो, पॉइंटर को नोटबुक के सेंटर में रखो और उस नोटबुक को उस पॉइंटर पे बैलेंस करो। क्या बैलेंस हो रहा है? एक फिंगर नो पे सर। ट्राई करो, अपने आप को बैलेंस करना ही पड़ेगा। तुम थोड़ा इधर उधर करो अपनी फिंगर, नहीं तो सेंटर पे नहीं होगी, कि बैलेंस नहीं हुआ तो। ट्राई करो, हो जाएगा। फिंगर पे सेंटर में रख के उसको बैलेंस करो। हुआ किसी का? यस सर हुआ। अगर तुम्हारे एक पॉइंट पे वहां पे बैलेंस हो जाता है, मतलब वो पॉइंट तुम्हारा सेंटर ऑफ मास भी है। सेंटर ऑफ मास मतलब कि वो नोटबुक का सारा मास उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। इसीलिए पूरी नोटबुक को बैलेंस करने के बजाय तुमने उस पॉइंट पे ध्यान दिया, तो उस पॉइंट से भी नोटबुक क्या हो गई? बैलेंस हो गई। समझ में आई बेटा बात? इसका मतलब ये हुआ कि नोटबुक का सेंटर ऑफ मास और ज्योमेट्रिकल सेंटर शेप पे डिपेंड था, वो दोनों सेम है। समझ में आया बेटा यहां तक बात? किसी को डाउट? एनीवन? नो सर। अब अगर नो सर। नोटबुक के एक साइड उस पे कोई पार्ट रख दो, समझो अपना मोबाइल रख दो नोटबुक के लेफ्ट साइड या राइट साइड, कोई भी एक साइड, फिर उसी पॉइंट पे रख के क्या नोटबुक बैलेंस होगी? नो सर। तो बैलेंस करने के लिए तुम्हें फिंगर को किस तरफ ले जाना पड़ेगा? मोबाइल की तरफ कि मोबाइल से दूर? मोबाइल की तरफ। सिंपल बात है, मोबाइल की तरफ ले जाएंगे तो तुम्हारा जो नया सेंटर मिलेगा वो थोड़ा इस साइड मिलेगा। ठीक है, यहां नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया सेंटर है ना, अब ये सेंटर ऑफ मास है, और पुराना सेंटर जो था ना वो ज्योमेट्रिक सेंटर है। मतलब ज्योमेट्रिक सेंटर तो वही रहेगा क्योंकि शेप नहीं बदला, शेप वही है,
लेकिन सेंटर ऑफ मास मतलब कि दोनों पार्टिकल्स को तुम्हें अगर एक पॉइंट से बैलेंस करना है तो बैलेंस शिफ्ट हो गया। तो मतलब समझ में आया व्हाट इज सेंटर ऑफ मास एंड व्हाट इज ज्योमेट्रिक सेंटर? Geometric center is Yes, sir. center which depends only and only shape, but center of mass is depends distribution of mass. पे मास किस तरफ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर डिपेंड करेगा। पूरा ध्यान इसमें। A point in a system of particle where whole mass is balanced is known as center of mass. It is depends on mass distribution. समझ में आया बेटा बात? ये किस पे डिपेंड करता है? मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे। किसी को डाउट है यहाँ तक? अब बेटा किसी को डाउट? No, sir. अब आगे ध्यान दो। अब सेंटर ऑफ मास of system of particle in one dimension. ठीक है, एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। अब पूरा ध्यान। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे दो डिफरेंट मास हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है। डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस है कुछ, यहाँ से भी है। समझो ये डिस्टेंस है तुम्हारा x1, ये है x2, ये x एक्सिस है, मास है m1, ये मास है m2, भी दो मास है। तो इन दोनों का सेंटर कहाँ आएगा? पूरा ध्यान। Consider two particles having mass m1 and m2, m1 and m2, placed on x-axis. दो particles है, mass वन से m1 and m2 placed on x-axis at a distance x1 and x2 from origin. Then the center of mass, then the position of center of mass is given by, इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं? तो हम उसको लिखते हैं XCM। क्या लिखते हैं? XCM। XCM क्या होता है? इट्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस, यानी m1 इंटू x1 और प्लस सेकेंड मास एंड डिस्टेंस m2 इंटू x2 एंड डिवाइड बाय
टोटल मास m1 प्लस m2। कैसे दिया जाता है? मास इंटू डिस्टेंस प्लस मास इंटू डिस्टेंस अपॉन m1 प्लस m2। गॉट इट? यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। इफ m1 इज इक्वल टू m2, समझो अगर दोनों मासेस क्या है, सेम है, तो उस वक्त एक्सीएम क्या बन जाएगा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। कैसे? अगर दोनों मास सेम होंगे तो ऊपर में से m कॉमन आ जाएगा और नीचे m प्लस m हो जाएगा 2m, तो एक m ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। और ये जो वैल्यू मिलेगी इट्स वन टाइप ऑफ जियोमेट्रिक सेंटर। मतलब अगर मास सेम है तो सेंटर ऑफ मास एंड जियोमेट्रिक सेंटर आर सेम। जैसे यहाँ पे तुम्हारे हाथ में जब नोटबुक थी ना, तो नोटबुक के राइट लेफ्ट में मास सेम होता है, इसलिए वही ज्योमेट्रिक सेंटर, वही सेंटर ऑफ मास है। लेकिन जब तुमने एक साइड दूसरा मास ऐड किया, उस वक्त ज्योमेट्रिक सेंटर अलग हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास अलग हो जाएगा। समझ में आई बेटा बात? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। If there are n particles, समझो कितने पार्टिकल्स हैं? n पार्टिकल्स। अगर n पार्टिकल्स होंगे तो सेंटर ऑफ मास हम डिफाइन कैसे करेंगे? उसको लिखेंगे xcm इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डॉट 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 mnxn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। समझ में आई बेटा बात? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब पूरा ध्यान, इसमें जो xcm है वो एज इट इज, जो एडिशन है ना, इसको हम ऐसा लिखते हैं सिग्मा एम आई एक्स आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n डिवाइड बाय सिग्मा एम आई इज इक्वल टू 1 to n। आई इज इक्वल टू 1 to n। समझ में आई बेटा सबको बात? क्लियर एवरीवन? दूसरी बात, इफ mass is continuous changing by dimension, डायमेंशन के रिस्पेक्ट में अगर मास कंटिन्यूस चेंज होता है तो क्या होगा? जस्ट एग्जांपल पे सपोज करो कि मास इस टाइप का है कुछ, तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो ये समझो एक रॉड है, इसकी लेंथ L है मान लो, ठीक है, इसका टोटल मास m है। क्लियर? तो सबसे पहले इसका मुझे ये बता दो, इसका सेंटर ऑफ मास क्या एग्जैक्ट मिडल पे हो सकता है? नो सर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मिडल रखेंगे तो लेफ्ट साइड मास कम है, राइट साइड मास ज्यादा है, तो नहीं हो सकता। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। दूसरी बात, इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं लीनियर मास डेंसिटी। क्या डिफाइन करते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। और लीनियर मास डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं लेमड़ा इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ। जैसे तुमने नॉर्मल डेंसिटी की फॉर्मूला पढ़ी हुई है, रो इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, उसको बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। भाई मास डिपेंड ऑन वॉल्यूम, यहाँ पे बात कर रही है मास डिपेंड ऑन लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी।
समझ में आई बेटा यहाँ तक बात? अब इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट सपोज करते हैं, बहुत ही छोटा सा। समझो इसकी जो लेंथ है वो है dx, ठीक है। Here we consider very small element having length dx, having length dx। अब इसका मास क्या होगा? मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अब ध्यान से अगर तुम एक बात को नोटिस करो तो L लेंथ में पूरा मास है m, तो बताओ dx लेंथ पे कितना मास होना चाहिए? बोलो। dx into m by l। तो सिंपल बात है, जो मास होगा उसको बोलेंगे dm, dm क्या होगा? m इंटू dx बाय l। अच्छा, m अपॉन l को हमने क्या नाम दिया? लेमड़ा इंटू dx, ये मिल गया स्मॉल मास। अब ऐसे स्मॉल मास यहाँ पे कितने होंगे? बहुत सारे, इनफाइनाइट। ठीक है। Here there are infinite small elements in rod, ठीक है। तो उस वक्त हम इसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे? एक्सीएम इज इक्वल टू, बोलो, इट्स इंटीग्रेशन कर देंगे। x1 dm1 x2 dm2, ऐसे जाएगा बहुत सारे पार्टिकल्स। नीचे भी क्या हो जाएगा? dm1 dm2। समझ में आया बेटा बात? यहां तक किसी को डाउट? नो सर। तो इसमें जो एडिशन है ना, तो स्मॉल एलिमेंट में एडिशन में सिग्मा यूज नहीं कर सकते, हम लोग यूज करेंगे इसका इंटीग्रेशन। मतलब एक्ससीएम को हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। मतलब उस वक्त हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे? इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। जहाँ डी एम की जगह हम क्या लिखेंगे? लेमड़ा डी एक्स। dx। यहाँ लेमड़ा तुम्हें गिवन होगा और बाद में खाली इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें सिखाया है, याद है किसी को? समझो एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x cube by 3। जितना पावर उसमें +1 वो वैल्यू नीचे, ठीक है। चलिए काम करो, ये पूरा लिख लो। लिखने के बाद मैं तुम्हें इसके बेसिक सम्स करवाता हूँ, फास्ट लिख लो।